नमस्कार। आज हम सब जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की। यकीन मानिए, ये एक ऐसा आइडिया है जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया कि आखिर हमारे चारों ओर जीवन काम कैसे करता है। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि इस धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े क्यों हैं? मतलब जीवन की इतनी सारी वैरायटी आई कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा, और आज हम इसी के जवाब की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1859 से, जब एक ऐसी किताब छपी जिसने विज्ञान की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया था। ये किताब थी चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब ने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने रखा जिसने हमें ये समझने में मदद की कि जीवन आखिर विकसित कैसे होता है। और इसी कमाल के आइडिया को डार्विन ने नाम दिया प्राकृतिक चयन, या जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ये प्राकृतिक चयन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे जीवों का विकास होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रकृति खुद उन गुणों को चुनती है जो किसी भी जीव को उसके माहौल में जिंदा रहने और बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। चलिए आज इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है उसे समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से। डार्विन ने ये देखा कि हर जीव, चाहे वो पौधा हो या जानवर, अपनी जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करता है। ये प्रकृति का एक नियम जैसा है जो हर जगह लागू होता है। जरा सोचिए, एक अकेली मछली हजारों अंडे दे सकती है, लेकिन क्या वो सारे अंडे बड़ी मछली बन पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें से गिने चुने ही बड़े होने तक जिंदा बच पाते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब इतने सारे जीव पैदा होते हैं, लेकिन खाना, पानी और रहने की जगह जैसी चीजें तो लिमिटेड हैं, तो फिर क्या होता है? एक होड़ शुरू हो जाती है, जिंदा रहने की एक प्रतियोगिता। इसी को डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष का नाम दिया। और ये जो संघर्ष है ना, ये कई लेवल पर होता है। ये एक ही प्रजाति के जीवों के बीच हो सकता है, जैसे दो शेर एक ही शिकार के लिए लड़ रहे हों। ये अलग अलग प्रजातियों के बीच भी हो सकता है, जैसे शेर और लकड़बग्गा। और तो और ये संघर्ष सीधे सीधे वातावरण की चुनौतियों से भी होता है, जैसे कि भयंकर सूखा पड़ना या कड़ाके की ठंड से बचना। तो जीवन के इस लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच डार्विन के सिद्धांत का अगला हिस्सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वो चीज है जो विकास की पूरी प्रक्रिया को असल में मुमकिन बनाती है, और वो है विविधता। मतलब कोई भी दो जीव, भले ही वो एक ही माँ बाप के बच्चे क्यों ना हो, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हम सब में छोटे छोटे फर्क होते हैं। कोई थोड़ा लंबा होता है, कोई थोड़ा तेज दौड़ता है, किसी का रंग थोड़ा अलग होता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इनमें से कुछ छोटे छोटे फर्क किसी जीव को जिंदा रहने की इस दौड़ में एक छोटी सी बढ़त दे सकते हैं। हो सकता है वो थोड़ा तेज होने की वजह से शिकारी से बच जाए, या बेहतर छिप सकता हो, या किसी बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत ज्यादा हो। तो ये जो फायदेमंद छोटे छोटे बदलाव हैं, ये आखिर बड़ा बदलाव कैसे लाते हैं? ये सवाल हमें डार्विन के सिद्धांत के इंजन तक ले जाता है। मतलब उस मैकेनिज्म तक जो विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। यहीं पर प्राकृतिक चयन अपना काम करता है। जिन जीवों के पास ऐसे फायदेमंद गुण होते हैं, उनके जिंदा रहने की, बच्चे पैदा करने की और उन गुणों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। और जिनके पास ये फायदेमंद गुण नहीं होते, वो धीरे धीरे इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ये जो मशहूर लाइन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये प्राकृतिक चयन के नतीजे को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। पर यहाँ फिटेस्ट का मतलब हमेशा सबसे ताकतवर होना नहीं है, बल्कि अपने माहौल के हिसाब से सबसे ज्यादा फिट या सबसे उपयुक्त होना है। और ये प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। धीरे धीरे ये जो सफल और फायदेमंद गुण हैं, ये उस आबादी में आम होते चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, जहां कोई भी प्रजाति धीरे धीरे अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है।
इसके लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं जो इस बात को समझने में बहुत मदद करेगा। सोचिए, बहुत पहले जिराफों की एक आबादी थी। उनमें कुछ की गर्दन थोड़ी छोटी थी तो कुछ की थोड़ी लंबी, और वे सब पेड़ों की ऊंची पत्तियों को खाने के लिए आपस में कम्पीट कर रहे थे। अब ऐसे माहौल में जाहिर है जिन जिराफों की गर्दन थोड़ी लंबी थी उन्हें एक फायदा था। वो ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचकर पत्तियां खा सकते थे जहां खाना ज्यादा था। तो वे ज्यादा खाते थे, ज्यादा स्वस्थ रहते थे और अपनी लंबी गर्दन वाले गुण को अपने बच्चों को देते थे। अब ये प्रक्रिया जब लाखों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही तो जिराफों की गर्दन धीरे धीरे और लंबी होती गई और आखिरकार एक नई प्रजाति बन गई जिसकी पहचान ही उसकी लंबी गर्दन है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में एक बहुत बड़ा नतीजा दे सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि प्रकृति खुद एक सिलेक्टर की तरह काम करती है। वो उन जीवों को चुनती है जो अपने माहौल के लिए सबसे बेस्ट हैं। ये कोई सोच समझकर किया गया फैसला नहीं है, बल्कि जीने के संघर्ष का एक नेचुरल नतीजा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये प्रक्रिया, ये प्राकृतिक चयन आज भी हमारे चारों ओर इसी पल चल रहा है? क्या ये चुपचाप हर चीज को बदल रहा है, बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक को?